हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हम लोग बात कर चुके हैं वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसे बोलते हैं एंड वैलेंसी जो है उसका यूज क्या है वो आज हम लोग देखने वाले हैं। हमने बॉन्ड्स की टाइप्स देखी थी और उसमें से सबसे पहला बॉन्ड आज हम लोग समझने वाले हैं और उस बॉन्ड का नेम है आयोनिक बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड समझना बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज बहुत सारे कंपाउंड्स आपको पहचानने पड़ेंगे कि कौन से आयोनिक कंपाउंड है या कौन से कोवैलेंट कंपाउंड है, लेकिन बॉन्ड की इंफॉर्मेशन आपके पास होगी तभी आप पहचान पाओगे, राइट। तो सबसे पहले आयोनिक बॉन्ड्स, वर्ड ही बहुत कुछ बताता है। आयोनिक बॉन्ड, आयंस के बीच में बॉन्ड फॉर्म होता है। अब आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। क्या दो पॉजिटिव आयन के बीच में या दो नेगेटिव आयन के बीच में बॉन्डिंग हो सकती है? तो कभी नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों सेम चार्ज वाले हैं तो उनके बीच में रिपल्शन होगा। यहां पर बॉन्डिंग करने के लिए ऑपोजिट चार्ज होना जरूरी है, तो पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बीच में अट्रैक्शन होगा एंड वहां पर बॉन्डिंग होगी, उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। तो आयोनिक बॉन्ड ऑलवेज किसे बोला जाता है? पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन के बीच में जब बॉन्डिंग होती है उस बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। बात समझ आ रही है? अब इस आयोनिक बॉन्ड को समझने के लिए हम लोग पहले तो डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद एग्जांपल्स देखेंगे। तो डेफिनेशन क्या है जरा समझना, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है। द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू आयंस, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस। लेकिन दो आयन फॉर्म कैसे हुए? दो आयन के बीच में बॉन्ड तो फॉर्म हो रहा है, लेकिन ये दो आयन फॉर्म कैसे हुए? तो ये आयंस फॉर्म होते हैं इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होने से। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से ये आयंस फॉर्म होते हैं। तो कहने का मतलब है द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इस बॉन्ड को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? आयोनिक बॉन्ड बोलेंगे। तो आयोनिक बॉन्ड और कुछ नहीं है, द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन टू आयंस ड्यू टू कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट ट्रांसफर से बॉन्ड यहां पर फॉर्म हो रहा है। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग सोडियम क्लोराइड का। अब सोडियम क्लोराइड के अंदर सोडियम को देखा जाए बेटा, तो सोडियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है? अब ये तो बहुत आसान सा सवाल मैंने पूछा कि सोडियम पहले ग्रुप का एलिमेंट है, आप सबको पता है। यदि ये फर्स्ट ग्रुप का एलिमेंट है तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं? आउटर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं ओनली 1। तो यहां पर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। क्योंकि सोडियम 11 नंबर का एलिमेंट है तो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी। आप जरा गौर से देखिए, तो ये जो इनर ऑर्बिटल है उसके अंदर 2 + 6 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 8। तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के बाद एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है सोडियम के पास। अब ये ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसे ये लूज करेगा। जब ये अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इलेक्ट्रॉन तो चला जाएगा, तो बचेगा क्या बेटा? Na+। तो यहां पर सोडियम आयन हमको मिलेगा। तो सोडियम आयन मिल रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया। ये जो सोडियम आयन मिला, यहां 3s का इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? 1s2 2s2 2p6। क्योंकि 3s में से ये इलेक्ट्रॉन निकल चुका है तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, ये स्टेबल हो गया Na+। अब यहां पर ये इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ है वो इलेक्ट्रॉन कोई ना कोई तो गेन करेगा ही करेगा। कौन गेन कर सकता है? जिसकी ऑक्टेट कंप्लीट होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है, ऐसा कोई एटम, जैसे कि क्लोरीन। क्लोरीन कौन से नंबर का एलिमेंट है बेटा? 17 नंबर का एलिमेंट है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी जाए, आउटर शेल की ही लिखे हम लोग, तो 3s2 3p5 इसकी आउटर शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये। अब 3s2 3p5 तो आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हुए? 7। अब ये बेटा 7 इलेक्ट्रॉन है तो ये 1 इलेक्ट्रॉन को गेन करना चाहेगा।
जब ये एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो बनेगा क्या, Cl माइनस। ये एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो क्या बनेगा बेटा, Cl माइनस बनेगा। अब ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा तो बचेगा 3s2 3p6। ये ऑक्टेट कंप्लीट हो गई, देखो 2n6 8 इलेक्ट्रॉन हो गए कि नहीं हो गए, बात समझ आ रही है। तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन आया कहां से, जो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था वही इलेक्ट्रॉन क्लोरीन ने गेन किया। यहां पर इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, उसे बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। एंड ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन गेन होगा तो यहां से एनर्जी रिलीज होगी। एनर्जी जब रिलीज होती है उस एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये ज्यादा होनी चाहिए, ये कम होनी चाहिए, ऑलरेडी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब बेटा आपके पास Na+ आयन है, Cl- आयन है, ये जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था ये तो एक्सेप्ट हो गया। अब ये दोनों के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन। तो यहां पर Na+ आयन Cl- आयन को अट्रैक्ट करते हुए NaCl बनाएगा। तो ये NaCl कंपाउंड जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। क्या बोलेंगे बेटा, आयोनिक कंपाउंड बोलेंगे। एंड ये आयोनिक कंपाउंड में दो आयन है Na+ एंड Cl-। तो ये Na+ Cl- को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है या Cl- Na+ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। ये दोनों होते हैं गैसियस स्टेट में, जबकि ये फॉर्म होता है सॉलिड स्टेट में। अब ये दोनों जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, इतना पावरफुल फोर्स होता है, इस फोर्स को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी बोलते हैं। आई रिपीट, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन जब आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं तो इस अट्रैक्शन को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। याद रखना वर्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ही आयोनिक बॉन्ड है, और इसी को हम लोग इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। तो आयोनिक बॉन्ड के और दो नेम आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने से बॉन्ड फॉर्म हुआ है और कुछ है नहीं इसमें, और इसीलिए इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल आप खुद लिख सकते हो। जैसे कि आप लिख सकते हो NaF, आप लिख सकते हो KCl, आप लिख सकते हो AlF3। सो दीज आर सम एग्जांपल्स। सोडियम फ्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, एल्यूमिनियम फ्लोराइड, ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जांपल्स हैं। इनके बीच में क्या फॉर्म होगा बेटा, आयोनिक बॉन्ड फॉर्म होगा। इस आयोनिक बॉन्ड को ही हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी बोलते हैं। बात समझ आई। और एक एग्जांपल आप चाहो तो लिख सकते हो, वैसे तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जैसे कि आपके पास है मैग्नीशियम। अब बेटा मैग्नीशियम कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, सेकेंड ग्रुप का। उसकी आउटर शेल में एक्स्ट्रा कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 2। मैं लिख नहीं रहा लेकिन अब तो पता होना चाहिए आपको। तो मैग्नीशियम अपनी आउटर शेल के 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा एंड यहां पर बना लेगा मैग्नीशियम +2 बनेगा। अब ये +2 बन गया तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो गई। वैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो लिख सकते हो 1s2 2s2 2p6 3s2। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए। ये 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए तो ये 2 तो निकल गए, रहा क्या, Mg2+। ये Mg2+ जो है उसके पास अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बची 1s2 2s2 2p6। मैग्नीशियम 12 नंबर का एलिमेंट है, आप सबको पता है। तो यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो यहां पर बचा 1s2 2s2 2p6। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्लोरीन एटम। एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके Cl- बना सकता है, हम सब जानते हैं। ये रहा हमारे पास एग्जांपल। लेकिन हमारे पास यहां पर 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन के लिए क्लोरीन कितने चाहिए बेटा, 2। जब यहां पर 2 क्लोरीन होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे तो 2Cl- बनेगा कि नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। तो 2Cl एक्सेप्ट 2 इलेक्ट्रॉन फॉर्म 2Cl-। यहां पर इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाने के लिए आयोनाइजेशन एंथैल्पी की जरूरत है जो कम होनी चाहिए।
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी रिलीज होती है, उस एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। अब यहां पर आपके पास मैग्नीशियम +2 है, आपके पास Cl- है, तो यहां पर होगा क्या, मैग्नीशियम +2 2Cl- के साथ अट्रैक्शन शो करेगा एंड बनाएगा MgCl2। क्या बनाएगा बेटा, MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बनाएगा। तो मैग्नीशियम +2 2Cl- के साथ क्या बना रहा है, MgCl2 बना रहा है। यहां पर मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होगा +2, तो वैसे देखा जाए तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज एंड Cl के ऊपर -1, ऐसे कितने Cl, 2। ये आपस में अट्रैक्शन शो करते हैं और इस अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, आयोनिक बॉन्ड, या फिर इस अट्रैक्शन फोर्स को हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, या फिर और एक नेम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। आपको नेम सारे याद रखने हैं, बहुत ही जरूरी है ये नेम, अंडरस्टूड। तो ये बात हो गई आयोनिक बॉन्ड किस तरह से फॉर्म होता है, लेकिन ध्यान रखो इस सब में आप लोग एक चीज को गौर करिए। तो देखो सोडियम क्या है, मेटल, एंड क्लोरीन क्या है बेटा, नॉन मेटल है। तो यहां पर सोडियम पॉजिटिव है जो मेटल है, Cl- है जो नॉन मेटल है। सिमिलरली मैग्नीशियम जो पॉजिटिव है वो मेटल है, मैग्नीशियम आयन मेटल है, जबकि Cl जो है वो नॉन मेटल है। तो आयोनिक बॉन्ड कहां पर या कौन से दो आयन के बीच में फॉर्म हो रहा है, एक मेटेलिक और एक नॉन मेटेलिक। कैटायन को बोलते हैं पॉजिटिव आयन, तो कैटायन होता है मेटेलिक एंड नॉन मेटल का होता है एनायन, मींस नेगेटिव आयन। तो समझने की कोशिश करिए कि यहां पर जनरली क्या होता है। जनरली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूं क्योंकि ये जनरली में कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इसलिए मैं जनरली वर्ड यूज कर रहा हूं। तो जनरली आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड between metallic and non-metallic elements लिख ले, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। ये मेटेलिक एलिमेंट है, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये मेटेलिक एलिमेंट है, ये नॉन मेटेलिक एलिमेंट है, ये मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल, मेटल नॉन मेटल। तो जनरली आयोनिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स। समझ में आया पॉइंट। तो यहां पर आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करवाने के लिए हमारे पास एक मेटेलिक एलिमेंट होना चाहिए और एक नॉन मेटेलिक एलिमेंट होना चाहिए। चलिए यहां से कहानी खत्म नहीं होती, मैं यहां पर एक नोट करके एक्सेप्शन लिखवा रहा हूं जिसे आपको याद रखना है। एक्सेप्शन क्या है, बहुत सिंपल सा है, NH4+। NH4+ को बोलते हैं अमोनियम। क्या बोलते हैं बेटा इसे, अमोनियम। NH4+ आयन इज नोन एज अमोनियम आयन, अमोनियम आयन। एंड ये अमोनियम आयन है, इट्स बिहेव एज अ अल्कली मेटल, इट्स बिहेव एज अ अल्कली मेटल। अल्कली मेटल के तौर पे बिहेव करता है, मींस लिथियम, सोडियम, पोटेशियम की तरह ये बिहेव करता है। अब नाइट्रोजन को जरा गौर से देखो तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन को देखो तो भी नॉन मेटल है, तो पूरा का पूरा पॉजिटिव आयन नॉन मेटेलिक है। यहां पर मैंने लिखा था या बताया था कि मेटल का कैटायन, मेटल का पॉजिटिव आयन होता है, जबकि ये नॉन मेटल का पॉजिटिव आयन है, फिर भी वो अल्कली मेटल की तरह बिहेव करता है। और इसीलिए जो NaCl आयोनिक कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, वैसे ही NH4Cl भी आयोनिक कंपाउंड है। NH4Cl में NH4+ एंड Cl- होता है, तो इट इज ऑल्सो आयोनिक कंपाउंड, इसे बोला जाता है अमोनियम क्लोराइड। यह है सोडियम क्लोराइड, ये भी आयोनिक कंपाउंड है। अमोनियम सोडियम की तरह बिहेव करता है। देखो मैंने बताया बिहेव एज अल्कली मेटल। अल्कली मेटल का मतलब है ग्रुप नंबर 1 की तरह बिहेव करते हैं। ग्रुप नंबर 1 में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम एक्सेट्रा होते हैं। तो ये सोडियम आयन जो है वो आयंस फॉर्म करता है, मींस आयन है तो आयोनिक कंपाउंड है। ऐसे ही बिहेव करता है अमोनियम आयन,
अंडरस्टूड? बात समझ आई कि? तो ये कुछ चीजें मैंने बताई आयोनिक कंपाउंड के बारे में। अभी मुझे कंडीशन बतानी है आपको कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने की कंडीशन क्या है और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज देखनी है। नोट करके फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखनी है हम लोगों को कंडीशन टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड्स। आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या है? देखिए, पहली चीज तो आपके दिमाग में एक पिक्चर क्लियर होना चाहिए कि आयोनिक बॉन्ड को फॉर्म करने के लिए एक पॉजिटिव आयन चाहिए और एक नेगेटिव आयन चाहिए। मींस पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्डिंग होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं। अब पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फॉर्म कैसे होता है, जरा दिमाग पे जोर डालिए। पॉजिटिव आयन फॉर्म करने के लिए हमें कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी, राइट? जो कैसी होनी चाहिए? लो होनी चाहिए। किस तरह से? सिंपल सा है, ये दो एलिमेंट है, समझना बेटा ध्यान से। ये दोनों एलिमेंट इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हैं, दोनों के पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो लूज करना चाहते हैं। अब ये पहला एलिमेंट लिया, हमने एनर्जी देनी स्टार्ट करी, एनर्जी दे दी 100 किलो जूल और उसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया और ये बन गया पॉजिटिव आयन। कितनी एनर्जी दी? 100 किलो जूल। इसको एनर्जी देना स्टार्ट किया, हमने एनर्जी दे रहे और 200 किलो जूल पे इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। दोनों में से जल्दी से इलेक्ट्रॉन किसने लूज किया? इसने, क्योंकि इसको 100 किलो जूल दी तभी इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, जबकि इसको 200 किलो जूल कैलोरी दी तब जाके किलो जूल पर मोल जितनी एनर्जी दी एक्चुअली, तब जाके इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया। तो दोनों में आसानी से पॉजिटिव ये बन रहा है, ये तो ज्यादा एनर्जी मांग रहा है जबकि ये 100 पे पॉजिटिव बन रहा है। तो जितनी लोअर आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी उतना पॉजिटिव आयन का फॉर्मेशन आसान होगा। बात समझ आई? तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होनी चाहिए? लोअर होनी चाहिए, पहली कंडीशन। तो यहां पर कंडीशन टू फॉर्म एन आयोनिक बॉन्ड में लिख रहा हूं, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है हमारी ionization energy of the metallic element। मेटल की ही आयोनाइजेशन एंथैल्पी चेक करेंगे हम लोग, क्योंकि मेटल ही पॉजिटिव बनने वाला है जनरली। तो हमें यह पता होना चाहिए कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ मेटेलिक एलिमेंट शुड बी लो, ये कम होनी चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे लिखे, ये मेटेलिक एलिमेंट है, मान लो ए गैस, और ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और ये बना रहा है ये प्लस गैस। न्यूट्रल गैसियस एटम में से इलेक्ट्रॉन लूज करवाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, उसी को बोलते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां पर जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है वो कैसी होनी चाहिए बेटा? लेस आयोनाइजेशन एंथैल्पी होगी तो इलेक्ट्रॉन आसानी से रिलीज होंगे। तो यहां पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोले या फिर डेल्टा IH बोले, इसे डेल्टा IH भी बोलते हो और इसे IP भी बोला जाता है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल भी बोला जाता है। ये सभी एक ही चीज की बात है, एक ही पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का अलग अलग ये तरीका है और कुछ नहीं है। क्लियर? तो पहली कंडीशन है कि जो मेटल पॉजिटिव आयन फॉर्म कर रही है उसके पास आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए। सेकंड, अब एक नेगेटिव आयन की रिक्वायरमेंट है। अब सोचो जरा बेटा, नेगेटिव आयन इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, जो एटम जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करेगा वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करेगा। आई रिपीट, जो एटम इलेक्ट्रॉन आसानी से गेन करता है वो एनर्जी ज्यादा रिलीज करता है। बात समझ आ रही है? क्लियर है? जो इलेक्ट्रॉन को इजीली गेन करेगा तो एनर्जी भी ज्यादा रिलीज कर लेगा। मान के चलो दो एलिमेंट है, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 100 किलो जूल रिलीज करी, इसको इलेक्ट्रॉन दिए, इसने 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज करी। तो ये जो 200 किलो जूल एनर्जी रिलीज कर रहा है वो आसानी से नेगेटिव आयन बनेगा। जो ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा वो ज्यादा अच्छे से या फास्टली नेगेटिव आयन प्रोड्यूस करेगा। तो यहां पर हम लोग मेटेलिक एलिमेंट की बात करी, अब हम लोग नॉन एटम की बात करेंगे या नॉन मेटेलिक एलिमेंट की बात करेंगे। द
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बोलते हैं, आप सबको पता हो। द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ द, किसकी बात चल रही है बेटा? नॉन मेटेलिक एलिमेंट की, ऑफ द नॉन मेटेलिक एलिमेंट शुड बी हाई। ये कैसी होनी चाहिए? हाई। लेकिन ध्यान रखना ये वैल्यू शुड बी हाई का मतलब यहां पर क्या करेंगे? मोर वैल्यू होगी, बट ये वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा। तो आप नेगेटिव साइन को लेके देखोगे तो देखो, इसने 100 किलो जूल रिलीज करी, इसने 200 किलो जूल रिलीज करी, तो आपको ये -100 मिलेगा, ये -200 मिलेगा। माइनस को ध्यान में मत लो आप, रिलीज हो रही है, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग नेगेटिव साइन का यूज करते हैं। बाकी कहानी क्या है? इसने 100 किलो जूल रिलीज करी, इसने 200 किलो जूल रिलीज करी, जो ज्यादा रिलीज करता है वो ही अच्छे से नेगेटिव बनेगा। तो जैसे कि यहां पर मेरे पास बी गैस है, ये इलेक्ट्रॉन को रिलीज करेगा, ये क्या बनाएगा बेटा? बी माइनस गैस बनाएगा। इसके लिए क्या चाहिए हमें? डेल्टा EGH, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इसी को हम लोग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी EA भी बोलते हैं। ये वैल्यू कैसी होनी चाहिए? हाई। वैल्यू कैसी होनी चाहिए बेटा? हाई। तो एक चीज समझ में आ गई आप लोगों को कि आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम होनी चाहिए एंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू हायर होनी चाहिए। बात समझ आई? चलिए थर्ड पॉइंट, अब आपके पास पॉजिटिव आयन अवेलेबल है, नेगेटिव आयन भी अवेलेबल है। पॉजिटिव आयन है A+, नेगेटिव आयन है B-। तो ये दोनों के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। क्या होगा? अट्रैक्शन। और ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है, इस अट्रैक्शन फोर्स को आयोनिक बॉन्ड बोलते हैं, आप सबको पता है। तो ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, ये बहुत ज्यादा होता है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ज्यादा होता है तो इसको बॉन्ड ब्रेक करके दोनों को सेपरेट करने के लिए अमाउंट जो देनी पड़ेगी एनर्जी की, वो भी ज्यादा देनी पड़ेगी। ये दोनों आपस में ज्यादा अट्रैक्टेड है, एक दूसरे को अच्छे से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो दोनों को एक दूसरे से दूर ले जाने के लिए हमें जो एनर्जी देनी पड़ेगी वो भी कैसे देनी पड़ेगी बेटा? ज्यादा देनी पड़ेगी, जिसे हम लोग लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। लेटिस एंथैल्पी क्या है? बात को समझना। पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन ये दोनों एक दूसरे को आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इस अट्रैक्शन को ब्रेक करके दोनों को बहुत डिफरेंट लोकेशन पे या फिर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे ले जाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी जो है, उसी को क्या बोलते हैं? लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। समझ में आ रहा है? और एक तरीके से मैं समझाऊं तो जैसे मेरे पास Na+ है, Cl-, Na+, Cl-, यहां पर Cl-, Na+, Cl-, Na+, अगेन Na+, Cl-। अब हो क्या रहा है यहां पर, जरा ध्यान देना। पॉजिटिव के पास नेगेटिव है, नेगेटिव के पास पॉजिटिव आयन है। ये आयन आपस में अट्रैक्शन शो करते होंगे बेटा? बिल्कुल शो करते होंगे। ये आपस में अट्रैक्शन शो करते होंगे। अब ये इतना पावरफुल अट्रैक्शन शो करते हैं, उस अट्रैक्शन फोर्स को बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। अब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो पावरफुल है, तो Na+ एंड Cl- के बीच में भी वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ही अप्लाई हो रहा है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हटाने के लिए या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से भी ज्यादा एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे तो ये दोनों आयन एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे चले जाएंगे। तो वो एनर्जी जो रिक्वायर्ड है उसको क्या बोलते हैं बेटा? लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। एंड लेटिस एंथैल्पी की वैल्यू कैसी होती है? हाई होती है। लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होती है, इसीलिए आयोनिक कंपाउंड के मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं। क्यों? क्योंकि ये दोनों को आपस में इतना ज्यादा पावरफुल अट्रैक्शन है कि इस अट्रैक्शन से ज्यादा एनर्जी हम देंगे तब जाके ये दोनों सेपरेट होंगे। तो लेटिस एंथैल्पी शुड बी हाई फॉर आयोनिक कंपाउंड। तो ये कंडीशन है, याद रखना।
लेटिस एंथैल्पी should be high for ionic compound। समझ में आ रहा है? लेटिस एंथैल्पी किसे बोलते हैं पहले तो ये समझ लीजिए। फॉर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी इज नोन एज अ लेटिस एंथैल्पी। फॉर ब्रेकिंग दिस बॉन्ड required amount of enthalpy is known as the lattice enthalpy and lattice enthalpy should be high for a ionic compound। ionic compound के लिए lattice enthalpy की वैल्यू कैसी होती है? हाई होती है। क्लियर है? एनी डाउट? समझ में आ रहा है? अब आपको मैंने बहुत आसानी से ये तो बता दिया कि एक पॉजिटिव आयन है एक नेगेटिव आयन है, आपस में अट्रैक्शन हो रहा है, उसी को आयनिक बॉन्ड बोलते हैं। एक्चुअल में हम लोग आगे जाके एक थियरी पढ़ेंगे, उस थियरी को बोलते हैं बॉर्न-हैबर साइकिल। क्या बोलते हैं? बॉर्न-हैबर साइकिल। उसमें ज्यादा डिटेल में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए मुझे एक पॉइंट कवर करना है, तो थोड़ा सा आपको मैं समझा दूंगा कि शुरुआत कहां से होती है आयनिक बॉन्ड को फॉर्म करने की। आसान नहीं होता वैसे, क्योंकि शुरुआत होती है मेटल से और मेटल होता है सॉलिड। अब आप सबको पता है कि सॉलिड में से इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया जा सकता, सॉलिड को पहले गैसियस स्टेट में लाना पड़ता है, और सॉलिड को हीट प्रोवाइड करके या एनर्जी प्रोवाइड करके उसे सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन। वैसे तो थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर हम पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, लेकिन ये है सब्लिमेशन एंथैल्पी, डेल्टा एस एच, सब्लिमेशन एंथैल्पी। सोडियम सॉलिड में से सोडियम गैस प्रोवाइड हो रहा है, उसके लिए हमें क्या लेना पड़ रहा है? सब्लिमेशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है। सब्लिमेशन एंथैल्पी हम दे रहे हैं, दैट मींस ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, हमें प्रोवाइड करनी है एनर्जी। अब गैसियस न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी, बोलो, न्यूट्रल गैसियस एटम है, उसमें से इलेक्ट्रॉन को रिलीज करना है, उसके लिए रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ एंथैल्पी को क्या बोलते हैं? वेरी गुड, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। तो यहां से क्या होगा? यहां पर हम लोग प्रोवाइड करेंगे आयोनाइजेशन एंथैल्पी, जिसे हम लोग डेल्टा आईएच भी बोलते हैं, आईई भी बोलते हैं, और ये बनाएगा Na+ गैस, एंड यहां पर मिलेगा इलेक्ट्रॉन, Na+ एंड इलेक्ट्रॉन। बात समझ आई? तो पहले तो समझ लो कि सोडियम आयन फॉर्म कैसे हो रहा है। शुरुआत यहां से नहीं होती, सोडियम गैस से होती है, सोडियम सॉलिड से होती है, बट सॉलिड से पहले गैस लाना पड़ता है, फिर उसको आयोनाइजेशन एंथैल्पी देके Na+ गैस में कन्वर्ट किया जाता है। चलिए उसके बाद देखें हम लोग, तो Cl2 ले लें, Cl2 गैस, Cl, यहां पर तो हमने Cl लिए थे, आप सबको पता है, Cl लिया था और माइनस कर लिया था, लेकिन पॉइंट यहां पर यह है बेटा कि क्लोरीन जो है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कहां करता है? वो तो मॉलिक्यूलर फॉर्म में होता है, इन शॉर्ट Cl2 के फॉर्म में होता है, बाय एटॉमिक फॉर्म में होता है। अब ये जो Cl2 है उसमें से मुझे क्लोरीन एटम को अलग करना है। क्लोरीन एटम को अलग करने के लिए मुझे Cl गैस में कन्वर्ट करना है, इन शॉर्ट, सही बात है। Cl2 जो है उसको Cl में कन्वर्ट करना है, दैट मींस मुझे ये मॉलिक्यूलर फॉर्म है, उसमें से कौन सा फॉर्म चाहिए? एटॉमिक फॉर्म चाहिए, तो इसके लिए मुझे डिसोसिएशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट है। कैसे बेटा? डिसोसिएशन एंथैल्पी चाहिए, क्योंकि यहां पर क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन है, इस बॉन्ड को ब्रेक करना पड़ेगा, तब जाके क्लोरीन एटम मिलेगा, लेकिन मुझे एक क्लोरीन चाहिए, यहां पर है 2, तो मैं 1/2 मोल ले लूं, 1/2 मोल ले लूंगा तो यहां से एक क्लोरीन ही मानेंगे हम लोग। समझ में आया पॉइंट? तो 1/2 मोल ले लेंगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, डिसोसिएशन एंथैल्पी की रिक्वायरमेंट होगी, एंड Cl गैस मींस यहां पर हमें मिल क्या रहा है? एटम मिल रहा है। क्या मिल रहा है? एटम। तो Cl2 में से Cl गैस फॉर्म ऑफ एटम मिल रहा है, तो मॉलिक्यूल में से एटम मिल गया। अब ये गैसियस न्यूट्रल एटम, उसको इलेक्ट्रॉन देंगे, कहां से आएगा? ये इलेक्ट्रॉन आएगा, ये इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा? गेन करेगा, तो यहां से इलेक्ट्रॉन को हम ऐड करेंगे। इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज वाला है, लेकिन प्लस आगे क्यों लिखा? क्योंकि मैं ऐड कर रहा हूं, तो प्लस इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को इसमें ऐड करा। इलेक्ट्रॉन ऐड करने से ये बन जाएगा Cl- गैस बेटा,
क्या बनेगा? Cl माइनस गैस। अब गैसियस न्यूट्रल एटम में से Cl माइनस गैस जो फॉर्म हो रहा है, इसके लिए एंथैल्पी कौन सी? वेरी गुड, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो अब आप जरा देखिए, आपके पास Na प्लस अवेलेबल है, आपके पास Cl माइनस अवेलेबल है, गैसियस स्टेट में है। ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन यहां पर गेन हो गया, तो इलेक्ट्रॉन का हिस्सा भी हो गया यहां पर। अब आपके पास Na प्लस है, आपके पास Cl माइनस है, ये दोनों आपस में क्या करेंगे? अट्रैक्शन करेंगे। तो Na प्लस एंड Cl माइनस दोनों अट्रैक्शन करेंगे एंड बनाएंगे NaCl। ये अट्रैक्शन कौन सा अट्रैक्शन मानते हैं? लेटिस एंथैल्पी मानते हैं। तो इस लेटिस एंथैल्पी को रिप्रेजेंट करने का तरीका है डेल्टा UH। याद रखना है, अभी तो आपको बॉर्न हैबर साइकिल में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन दो, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आयन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं, और उस एंथैल्पी को हम लोग लेटिस एंथैल्पी बोलते हैं। एंड फाइनली NaCl यहां पर फॉर्म होता है। तो बात यहां पर यह है कि फॉर्मेशन एंथैल्पी को लिखेंगे डेल्टा FH। फॉर्मेशन एंथैल्पी को क्या लिखेंगे? डेल्टा FH लिखेंगे। फॉर्मेशन एंथैल्पी किसकी? क्या फॉर्म कर रहे हैं हम लोग? सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं। जब सोडियम क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं तो ये सारी एंथैल्पी का हमें सम करना पड़ेगा, सारी एंथैल्पी का टोटल करना पड़ेगा, तब जाके यहां पर हमें क्या मिलेगा बेटा? तब जाके हमें मिलेगा फॉर्मेशन एंथैल्पी। तो पहले आएगा सब्लिमेशन एंथैल्पी प्लस आयोनाइजेशन एंथैल्पी प्लस डिसोसिएशन एंथैल्पी प्लस इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी प्लस लेटिस एंथैल्पी। इन सबका टोटल करेंगे तब जाके हमें फॉर्मेशन एंथैल्पी मिलेगी। अब ध्यान रखना, सब्लिमेशन एंथैल्पी सॉलिड टू गैस में कन्वर्ट करने के लिए ये एंथैल्पी देनी पड़ती है, तो ये वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव। आयोनाइजेशन एंथैल्पी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने के लिए एनर्जी देनी पड़ती है, तो ये भी वैल्यू रहेगी पॉजिटिव। डिसोसिएशन एंथैल्पी मॉलिक्यूल में से एटम बनाने के लिए हमें एंथैल्पी देनी पड़ती है, तो इसे भी बोलेंगे हम लोग पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो यहां पर नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा, नेगेटिव आयन प्रोड्यूस होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है नेगेटिव। एंड अट्रैक्शन यहां पर होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये दोनों नजदीक आएंगे। जहां जहां अट्रैक्शन एनर्जी वहां रिलीज होती है, जहां जहां रिपल्शन वहां पर एनर्जी देनी पड़ती है, ध्यान रखना। तो यहां पर दोनों के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है और इसलिए एनर्जी रिलीज होगी, तो ये भी वैल्यू कैसी आएगी बेटा? नेगेटिव वैल्यू आएगी। तो टोटल आंसर कैसा आएगा? तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बोलेंगे 3 बार पॉजिटिव है, 2 बार नेगेटिव है, फाइनल आंसर पॉजिटिव आएगा। नो, फाइनल आंसर नेगेटिव आएगा। ऐसा क्यों? देखो, आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी तभी ज्यादा होगी जब उसकी एनर्जी कम होगी। समझना मेरी बात को। कोई भी, मैंने पहले भी बताया था ये पॉइंट को, कि जो बीमार है वो ज्यादा स्टेबल है क्योंकि एनर्जी कम है, तो वो बेड के ऊपर पड़ा रहेगा। तो स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा? जो हेल्दी है उसकी, कि जो बीमार है उसकी? तो जो बीमार है उसकी। जो बीमार बंदा है वो बेड के ऊपर पड़ा रहेगा और उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा मानेंगे। एग्जैक्टली लाइक दैट, यहां से ज्यादा एनर्जी रिलीज हो जाएगी तो उसे नेगेटिव साइन से रिलीज करेंगे। अब मान के चलो कि सोडियम क्लोराइड के पास टोटल एनर्जी थी 500 किलोजूल, कितनी? या 1000 किलोजूल मान लो। अब 1000 किलोजूल में से 700 किलोजूल जितनी रिलीज हो गई, तो अब बची कितनी? 300। आई रिपीट, 1000 किलोजूल जितनी एनर्जी थी उसमें से 300 किलोजूल ही बची है, मींस 700 किलोजूल नेगेटिव मींस रिलीज हो गई। अब बेटा 700 किलोजूल रिलीज हो गई, तो जितनी ज्यादा रिलीज हो जाएगी कंपाउंड के पास उतनी कम एनर्जी होगी, एंड कंपाउंड के पास जितनी कम एनर्जी उतनी उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये जितनी ज्यादा रिलीज होगी स्टेबिलिटी उतनी बढ़ेगी। आयोनिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी उतनी क्या होगी बेटा? बढ़ेगी। तो stability of ionic compound is higher when the formation enthalpy is more negative.
formation enthalpy is more negative, then the stability of ionic compound is higher. क्लियर है? तो ये हो गई कंडीशन. पहली कंडीशन है आयोनाइजेशन एंथैल्पी शुड बी लो. सेकेंड कंडीशन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यू शुड बी हाई बट मोर नेगेटिव. देन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात चल रही है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में जो लेटिस एंथैल्पी है, लेटिस एंथैल्पी शुड बी हाई फॉर अ आयोनिक कंपाउंड. जितना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा वो लेटिस एंथैल्पी ज्यादा होगी, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगी. और फिर फॉर्मेशन एंथैल्पी की वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, तब जाके वो स्टेबल होगा. अब हमको देखनी है इसकी प्रॉपर्टी. आप लोग नोट करिए, फिर मैं आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी बताता हूं. चलिए बेटा, कंडीशन खत्म करी, अब देखनी है हम लोगों को प्रॉपर्टीज. देखो, आयोनिक कंपाउंड की कुछ फिक्स प्रॉपर्टीज है कि वो सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देते, क्योंकि उनके पास फ्री आयन नहीं होते. जैसे देखना बेटा ध्यान से, पहली प्रॉपर्टी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं. जैसे आपके पास पॉजिटिव नेगेटिव आयन ऐसे अट्रैक्टेड होते हैं, जिसको हम लोग आयोनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी मानते हैं. ये आयोनिक कंपाउंड है जिसमें पॉजिटिव के बाद नेगेटिव एंड नेगेटिव के बाद पॉजिटिव आयन अवेलेबल होता है. तो उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? इसे हम लोग बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड. अब ये मान के चलो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में क्या पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन फ्री है? नहीं है. और फ्री नहीं है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. देखना बेटा, इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन या आयंस के थ्रू होती है, लेकिन यहां पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर तो हो गया, बट जिनके पास इलेक्ट्रॉन है वो आयन फ्री नहीं है. अब जब आयन फ्री नहीं है तो इलेक्ट्रिसिटी आसानी से ट्रांसफर नहीं हो सकती, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास नहीं हो सकती. कब तक? जब तक ये सॉलिड स्टेट में है तब तक. तो ये पूरा स्टेटमेंट मैं यहां पर लिख रहा हूं, ध्यान रखना. चलो यहां से लिखता हूं. Ionic compounds do not conduct electricity. Do not conduct electricity in solid state. सॉलिड स्टेट में क्या फ्री नहीं है बेटा? आयंस फ्री नहीं है. तो यहां पर लिखेंगे सॉलिड स्टेट एज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. आयन मूव होने के लिए फ्री नहीं है, और जब आयन फ्री नहीं है तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती है. समझ में आ रहा है? तो आयोनिक कंपाउंड डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट एज आयंस आर नॉट फ्री टू मूव. अंडरस्टूड? क्योंकि जब तक आयन फ्री नहीं होंगे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती. लेकिन मान के चलो आपने इसे मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट कर लिया, या फिर आपने इसका एक्वायस सॉल्यूशन बना लिया. क्या बना लिया? एक्वायस सॉल्यूशन. अब मोल्टन स्टेट या एक्वायस सॉल्यूशन की बात करें तो यहां पर लिख सकते हैं आयंस आर फ्री, क्योंकि मोल्टन का मतलब क्या होता है? जैसे NaCl है बेटा, और NaCl को आपने हीट प्रोवाइड करी. हीट प्रोवाइड करने से NaCl उसके मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर जो है वो मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे. जब मेल्टिंग पॉइंट के ऊपर मोल्टन स्टेट में आ जाएंगे तो Na+Cl- लिक्विड बनेगा. तो यहां पर मोल्टन स्टेट किसे बोलते हैं? जिसमें Na+ लिक्विड एंड Cl- लिक्विड हो. जबकि एक्वायस किसे बोलेंगे बेटा? एक्वायस किसे बोलेंगे? Na+ Aq एंड Cl- Aq फॉर्म में होगा. मींस इसमें पानी डाल के इसे डिसॉल्व किया गया है, जबकि ये विदाउट वाटर लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट किया है सिर्फ हीट प्रोवाइड करने से. तो हीट प्रोवाइड करने से ये लिक्विड बन रहा है, यहां पर पानी डालने से ये एक्वायस कंडीशन पे आ रहा है. दोनों में बहुत बड़ा फर्क है. तो लेकिन दोनों में एक कॉमन सी चीज ये भी है कि दोनों में आयंस फ्री होते हैं. जब दोनों में आयंस फ्री होते हैं तो आयंस आर फ्री, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो यहां पर लिख सकते हैं दे आर गुड कंडक्टर. दे आर गुड कंडक्टर. दे आर गुड कंडक्टर. किसके लिए? इलेक्ट्रिसिटी के लिए. तो पूरा लिखना है तो लिख सकते हो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी.
कौन से स्टेट में गुड कंडक्टर है, मोल्टन स्टेट में या फिर एक्वायस सॉल्यूशन में। जब तक वो सॉलिड स्टेट में थे, आयंस फ्री नहीं थे, तो कॉमन सी बात यहां पर निकल के आती है कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती थी। चलिए सेकेंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। आप सब जानते हो कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव दो आयन है और दोनों के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है इसे बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, बहुत हाई, एंड ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रेजेंट बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज आल्सो हायर। मेजॉरिटी केस में मेल्टिंग पॉइंट के बारे में ज्यादा बात करते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट इज हायर। अंडरस्टूड। तो ध्यान रखना, यहां पर एक पूरा स्टेटमेंट में लिख रहा हूं, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ड्यू टू हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इज हाई फॉर आयोनिक कंपाउंड। अब इसकी एग्जैक्ट कंपैरिजन आगे जाके हम देखेंगे, जो फजान रूल पढ़ेंगे हम लोग। फजान रूल के अंदर हम लोग देखेंगे कि मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होता है। अभी के लिए मैं आपको एक ऑर्डर लिखवा देता हूं, आपको सिर्फ याद रखना है, सोडियम फ्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम ब्रोमाइड एंड सोडियम आयोडाइड। देखो फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, तो ये तो कॉमन है, सॉरी ये सोडियम तो कॉमन है इन सब में, लेकिन FCl Bri, F की साइज छोटी है, Cl की थोड़ी बड़ी है, Br की और बड़ी, आयोडाइड की और बड़ी। तो सबसे बड़ी साइज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, सबसे छोटी साइज जो है उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। तो इसका ऑर्डर कुछ इस तरह से आएगा, समझ में आ रहा है। दूसरा एक ऑर्डर भी मैं यदि आपको दिखाऊं तो MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये ग्रुप सेकेंड का आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड, इसका मेल्टिंग पॉइंट ऑर्डर भी इस तरह से आता है। ये याद रखना, अभी मैं पैनिक होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि आगे जाके हम फजान रूल पढ़ेंगे, आप अपने आप ये ऑर्डर बना लोगे। अभी तो सिर्फ मैं एक एग्जांपल लिखना चाहता हूं कि इनके मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं, हम जो अज्यूम करते हैं उससे भी ज्यादा होते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है हमारा, इट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। थर्ड पॉइंट इज अबाउट द सॉल्युबिलिटी। देखो आयोनिक कंपाउंड बहुत आसानी से डिसॉल्व होते हैं पोलर सॉल्वेंट के अंदर। पोलर सॉल्वेंट किसे बोलते हैं वो पता होना चाहिए, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, ये वाटर है बेटा। और वाटर में ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन की आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को जरा ध्यान से देखो, तो ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, किसकी कंपेयर में, हाइड्रोजन की कंपेयर में। तो ये पार्शियल नेगेटिव बनेगा, ये पार्शियल पॉजिटिव बनेगा। सिमिलरली यहां पर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पर पार्शियल नेगेटिव, तो यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। बिटवीन पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव जो बॉन्ड है, इससे हम लोग कोवेलेंट, ये कोवेलेंट बॉन्ड है वैसे, लेकिन ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का यहां पर क्या दिख रहा है, हमें डिफरेंस दिख रहा है। एंड जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोलर बॉन्ड बोलते हैं। ये पोलर सॉल्वेंट है, तो वाटर इज अ गुड पोलर सॉल्वेंट। तो याद रखना है सिर्फ आपको, आयोनिक कंपाउंड, आयोनिक कंपाउंड आर generally soluble in polar solvent। और पोलर सॉल्वेंट कौन है, बेस्ट एग्जांपल है यूनिवर्सल सॉल्वेंट वाटर, बट एंड insoluble in नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर इनसॉल्युबल है, मींस जो पोलर नहीं है ऐसे सॉल्वेंट को क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सॉल्वेंट। जैसे कि बेंजीन देख लो, ये नॉन पोलर है बेटा, बेंजीन जो है वो कैसा है, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो बेंजीन के अंदर आयोनिक कंपाउंड डिसॉल्व नहीं होते हैं, बट पानी के अंदर ये आसानी से डिसॉल्व होते हैं। इन शॉर्ट याद रखो,
आयनिक कंपाउंड बहुत आसानी से डिसॉल्व होते हैं वाटर के अंदर, बट नॉन पोलर सॉल्वेंट जिसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज अवेलेबल नहीं है, ऐसे सॉल्वेंट को बोलते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट। एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर आयोनिक कंपाउंड आसानी से डिसॉल्व नहीं होते हैं। अंडरस्टूड? तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो आपको याद रखनी थी। ये बात हो गई हमारी आयोनिक बॉन्ड्स के बारे में। हमने आयोनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन देखा, देन आफ्टर उसकी कंडीशन देखी कि आयोनिक बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कंडीशन क्या क्या जरूरी है, एंड देन आफ्टर हमने उसकी प्रॉपर्टीज देखी। बुक के अंदर देखोगे तो जनरल फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको कंडीशन समझ में नहीं आएगी, पॉइंट समझ में नहीं आएंगे। मैंने जिस तरह से दिखाया है, बताया है, ऐसे लिखोगे मार्क्स आएंगे, और दूसरी चीज आपको याद रखने में दिक्कत भी नहीं होगी। चलिए बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू, गॉड ब्लेस।